हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, अगर आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हो या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर आप जानना चाहते हो कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स के सेल्स पर्सन इतने अच्छे से कैसे सेल कर लेते हैं, भाई हम तो अगर सेल्स में उतरे तो शायद हम सेल ना कर पाए, ऐसा बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें पता होना चाहिए कि कल अगर हमारा भी खुद का कोई बिजनेस है तो हमें बेचना आ रहा हो, क्योंकि सेल्स पर्सन का एक रिकॉर्ड होता है, एक रूल होता है। रूल क्या कहता है? मिट्टी को भी सोना बना के बेच के दिखाओ, लेकिन बेच के दिखाओ हमको, राइट? तो क्या ऐसी स्किल्स है, क्या ऐसी कैपेबिलिटीज़ है, क्या ऐसी एबिलिटीज़ है, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर आप सेलिंग कर पाओगे, सेल्स कर पाओगे। सेलिंग इज़ वो वाला सेलिंग नहीं, ना वाला सेलिंग। सेलिंग कर पाओगे या सेल्स कर पाओगे, उसके लिए क्या ऐसी इफेक्टिव स्किल्स होनी चाहिए आप में, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, वो है आपका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना। प्रोडक्ट के नॉलेज में याद रखो, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट के एडवांटेजेस क्या है। ये तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्ट के फीचर्स आप समझा पा रहे हैं, साइज़ है, शेप है, कलर किस तरीके का है, क्या और वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है, एडवांटेज कैसे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको समझाना आना चाहिए। तो अ सेल्स पर्सन शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट विच ही इज सेलिंग। जो भी बेच रहे हो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखो, ताकि आप कस्टमर्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओगे कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। सेल्स पर्सन को शुड ऑल्सो हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पॉइंट्स रखते हो प्रोडक्ट के बारे में तो आपका कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई कंपटीटर के पास तो ये सारी खास बातें आप में तो है नहीं। तब आप बैठकर सोचोगे कि अरे मैं क्या पॉइंट बोलूँ। इसीलिए कॉम्पिटिटर के बारे में भी आपको सब पता होना चाहिए। अब कॉम्पिटिटर के बारे में जब पता होता है तो ये आपको अपनी सेल्स पिच बनाने में, जो आप पिच करते हो ना कस्टमर्स को, जो बोलते हो वो बनाने में मदद करता है, जिससे कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब सेल्स पिच में सेल्स पर्सन को हाईलाइट क्या करना है, प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स क्या है और कैसे वो आपके कॉम्पिटिटर्स से यूनिक है। अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज होना जो है वो होना ही चाहिए। सेल्स मैनेजर को इफेक्टिव ट्रेनिंग देनी होती है, इफेक्टिव ट्रेनिंग देनी होती है किसको? अपनी सेल्स फोर्स को। अब ये जो ट्रेनिंग है इसकी ज़रूरत है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है बेसिकली, क्योंकि कई सारे मॉडिफिकेशंस और चेंजेस आते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स में। तो ये सारे हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे ऑडियंसेस तक या हमारे टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचना ज़रूरी है। इसीलिए पहली स्किल क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरी है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। देखो, हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता है और आप हर प्रोडक्ट हर किसी को बेच भी नहीं सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग स्किल में आप सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को बेचो जो पोटेंशियल कस्टमर्स हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ये एक्चुअली खरीदने वाला है। कई बार देखो हमें पता होता है कुछ लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, आएंगे ये क्या है, ये कितने का है, वो कितने का है। जब सवाल पूछ रहे हैं हमसे, सिर्फ सवाल कर रहे हैं, प्राइजेस पूछ रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि ये खरीदने वाला कुछ नहीं है, लेकिन ये हर जगह भाव निकाल कर सिर्फ देखना चाहता है। कुछ होते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो आपको फिर एक रेंज बताते हैं, ये हमारी डिफाइंड रेंज है, इस रेंज के अंदर कोई प्रोडक्ट है क्या आपके पास में, कितने कलर्स है, कितने ऑप्शंस है, कितनी डिज़ाइंस है, कितनी वैरायटीज़ है, हर एक चीज़ पूछते। जो ज़्यादा सवाल पूछ रहा है इसका मतलब वो एक पोटेंशियल कस्टमर है। कोल्ड कॉलिंग की ज़रूरत नहीं है कि दिन भर में तुमको 1000 लोगों को कॉल करके बोलना है आपको इंश्योरेंस खरीदना है क्या। ऐसे कस्टमर्स को ढूंढो जो इंश्योरेंस निकलवाने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स हैं। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग स्किल में जहाँ पर आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को पता लगा पा रहे हो, लीड्स पता लगा पा रहे हो कि हाँ ये इंटरेस्टेड हो सकता है मेरे प्रोडक्ट या सर्विसेज को अवेल करने में। फिर जो इंपॉर्टेंट स्किल होनी चाहिए वो है एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। सेल्समैन का काम क्या होता है? बात करते जाओ, बात करते जाओ, बोलते जाओ। लेकिन एक गुड स्पीकर होने के लिए इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी और रिक्वायर्ड टू बी ए गुड लिसनर। गुड लिसनर जहाँ पर आप कस्टमर्स जब आपको अपना रिक्वायरमेंट समझा रहा है, अपनी नीड बता रहा है, अपने बारे में कुछ बोल रहा है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? सुनना है, उसकी सुनना है। किसकी? कस्टमर की। सुनो वो क्या कहना चाहता है, वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है। Now, Salesforce needs to be proficient in active listening. They need to listen effectively relating to the needs, problems and suggestions from the prospect. Salesforce need to ask follow-up questions after active listening. आपको follow-up questions भी उनको पूछने हैं।
Most people appreciate a good listener. Great listening skills can help the sales force empathize with the prospect. जब वो हमको बताते हैं हम तो 4 दुकान घूमे थे भैया, लेकिन हमें तो उन्होंने लूट लिया, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिया, आपके पास इतना सस्ता मिलता है हमें पता नहीं था। तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझिए, ना कि ऐसा बोलिए हाँ हाँ वो लोग तो लूटते ही है, क्या मैडम आपने ज़्यादा पैसा दे दिया, हमारे पास पहले आते। एक तो ऑलरेडी जख्म है, आप उस पर नमक छिड़कने का काम नहीं कीजिए। हालांकि आप एम्पथाइज़ कीजिए उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम को समझिए और फिर उनके लिए सोल्यूशन दीजिए। तो उन्हें सुनना बहुत ही ज़रूरी है। ये अच्छी लिसनिंग स्किल जितनी होगी, जितना अच्छे से कस्टमर को सुनोगे उतनी अच्छी कस्टमर सर्विस दे पाओगे। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टोन ऑफ वॉइस विच यू यूज़। कस्टमर से कैसे बात कर रहे हो, हमेशा प्यार से बात करो। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं बोलना है। बोलना तो है लेकिन एक कंसिस्टेंट टोन में बोलना है आपको। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कस्टमर्स के सामने। हाउ यू से मैटर्स मोर देन वॉट यू से। आप क्या बोलते हो वो मैटर नहीं करता, आप किस तरीके से बोलते हो वो मैटर करता है। सेल्स पर्सन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉस्पेक्ट्स टोन ऑफ वॉइस एंड स्टाइल ऑफ टॉकिंग। हमारा जो प्रॉस्पेक्ट है किस तरीके से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रहा है, तुम भी इंग्लिश में बात करो। हिंदी में प्रेफर करता है, तुम भी हिंदी में बात करो। ज़्यादा फॉर्मल बात कर रहा है, फॉर्मल हो जाओ। ज़्यादा इनफॉर्मल हो रहा है, थोड़े से कैजुअल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है। ह्यूमरस टोन का इस्तेमाल करता है, सेल्स पर्सन अगर ह्यूमरस है तो वो भी ह्यूमरस टोन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तालमेल आपको बिठाना है कस्टमर्स के साथ में। कस्टमर्स जैसा है उसके साथ में आपको वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं जो चिल्लाते हैं, आपके ऊपर भड़क जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तालमेल में आपको भी वो ताल के साथ मेल मैच करना है, बिल्कुल नहीं। यू नीड टू मेक श्योर यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन, यू नीड टू लो योर वॉइस डाउन, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विद द पर्सन, एम्पथाइजिंग देम। यार कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तभी तो भड़क कर हमारे पास आया है ना, तो हम कैसे उनके ऊपर भड़क जाए। अगर वो हमें भड़क रहा है, चिल्ला रहा है, 4 बातें सुना रहा है, भले आपकी गलती नहीं है, भले प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है, लेकिन कंपनी को फिलहाल रिप्रेजेंट तो आप खड़े रहकर कर रहे हो, तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझनी है, अपोलोजाइज करना है, कोशिश करनी है कि किस हद तक हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो होना ज़रूरी है। याद रखना, ज़बान पर सेल्स पर्सन जो होते हैं ना, उनके ज़बान पर शुगर फैक्ट्री होना ज़रूरी है, क्योंकि ये शुगर फैक्ट्री होगी लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर को डायबिटीज़ हो जाए, लेकिन इतनी होनी ज़रूरी है कि वो मीठा ही आपके मुंह से निकले। Then we have time management. Salesperson must be good at time management. They must focus on the most promising leads and avoid wasting time with disinterested leads. टाइम को मैनेज करना सीखो, जो वाकई में इंटरेस्टेड है उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो। जैसे विंडो शॉपिंग करने आए हैं उनको विंडो शॉपिंग तक ही रहने दो, उनको एंटरटेन मत करो। ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि आप उनके साथ बहुत डिफ़िकल्ट टू डील विद बन जाओ, बिल्कुल भी नहीं। बट आपको समझ में आ गया ये कस्टमर नहीं खरीदने वाला है, तो वहाँ उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अल्टीमेटली हम एक बिजनेस में हैं, अगर उनको बुरा भी लग जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटरेस्टेड कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हैं, वो आपके लिए सेल्स जनरेट करने वाले हैं। Now they must also value the time of the prospect and provide only relevant highlights of the product to convince the prospect to buy the product. अब आपके लिए जैसे आपका वक्त इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कस्टमर्स का भी वक्त इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आप वहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें करो, वो बातें जो ज़रूरी है कस्टमर्स के लिए जानना। प्रोडक्ट के उन फीचर्स को हाईलाइट करो जो उनकी USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। दुनिया भर की बातें यहाँ वहाँ के उनके साथ नहीं करनी है। एडवाइस किया जाता है हमेशा, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ सूटेबल अपॉइंटमेंट विद द प्रोस्पेक्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोस्पेक्ट। अगर आप किसी कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हो, समझ लो आपने B2B ऑर्गेनाइजेशन में हम क्लाइंट से मीटिंग सेटअप करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनकी टाइम के लिए एक सूटेबल अपॉइंटमेंट टाइम जो है वो पहले बुक कर लो, और अपॉइंटमेंट वाले दिन ट्राई करो कि यू मस्ट रिकन्फर्म द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। कॉल करके एक बार पूछ लो कि ये मेरी मीटिंग है आज सो एंड सो टाइम में, तो ये पर्सन अवेलेबल है, इनसे मेरी मीटिंग है, ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। रिटेल कस्टमर्स में सेल्स पर्सन मस्ट नॉट स्पेंड टाइम टू मच विद वन कस्टमर, एज अदर कस्टमर्स हु आर वेटिंग फॉर इंटरैक्शन मे गेट इरिटेटेड एंड मे इवन लीव द स्टोर विदाउट इंटरैक्शन। सेल्स में जब हम रिटेल सेक्शन की स्पेशली बात करें, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आप एक कस्टमर के ऊपर टाइम मत वेस्ट करो, वरना दूसरा कस्टमर वेटिंग में रह जाएगा। वो सोचेगा अभी हमको इससे बात करने मिलेगा, लेकिन ये तो हमें अटेंड ही नहीं कर रहा है, शायद गुस्से में वो वहाँ से निकल भी जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल। देन यू शुड नो हाउ टू हैंडल दी ऑब्जेक्शन ऑफ द कस्टमर। देखो ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कई चीज़ों में उनको सवाल होते हैं, प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड।
आपको उनके सवालों का जवाब देना है, ना कि इस बात पर गुस्सा होना है कि हाउ कैन अ कस्टमर रेज ऑब्जेक्शन, ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, मेरी क्या गलती है, कंपनी ने जो बोला हम तो वही कर रहे हैं। तो भैया सेल्स तो आप ही कर रहे हो, रिप्रेजेंट तो आप ही कर रहे हो, तो आपको खड़े रहकर जब जवाब देना ही है तो उनके ऑब्जेक्शन को बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार से हैंडल करना आना चाहिए। सेल्स पर्सन को एम्पैथी दिखानी है उनके ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट, और ये ध्यान में रखना है कि कैसे जो चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है उसी को मैं सेलिंग पॉइंट बना दूँ ताकि वो मुझसे उस प्रोडक्ट को खरीद लें। फिर आता है डेमो स्किल। डेमो स्किल को हम बोलते हैं डेमो प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोडक्ट का डेमो देना। कुछ प्रोडक्ट्स में जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है आप उन प्रोडक्ट्स के डेमो दे सकते हो। डेमो दो ताकि कस्टमर को और अच्छे से समझे उस प्रोडक्ट के यूसेज के बारे में, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है, क्या बेनिफिट है, वो सब तो वो हमको पता चल ही जाता है जब कस्टमर्स से हम इंटरेक्ट करते हैं, हम उन्हें बताते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट का यूसेज कैसे होता है, उसका डेमो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रेजेंटिंग टू मैनी फीचर्स में कंफ्यूज द प्रोस्पेक्ट एंड इट में ऑल्सो वेस्ट द प्रोस्पेक्ट टाइम। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके ऊपर क्लैरिटी दो, दूसरे हर एक फीचर्स को बताने की ज़रूरत आपको नहीं है, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेमो के टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस टोन, आपका पिच जो है वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर ले आपके प्रोडक्ट को खरीदने में। देन वी हैव क्लोजिंग टेक्निक्स। सेल्स पर्सन जो है should not be good only in presentation and demo to convince the customer, but should have great skills in closing the deal, यानी कि डील को क्लोज करना उसको आना चाहिए। अब आपने पता चला 1 घंटा बाद की, 2 घंटा बाद की, बाद में कस्टमर बोलता है नहीं यार हमको तो नहीं खरीदना है, टाइम भी वेस्ट हो गया और बात भी नहीं बनी। तो डील क्लोज करना आपको आना चाहिए। यहाँ पर आप देखो प्रोस्पेक्ट को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को खरीदने में, लेकिन अगर आपको लगता है वो आपसे पूरी तरीके से कन्विंस हो गया है प्रोडक्ट के बारे में तो आप उस डील को क्लोज कर पाओगे। इसीलिए एडवाइस किया जाता है टू क्लोज द डील एट एन अर्लियर डेट रेदर देन डीलिंग इट एट अ लेटर डेट। अब वो बार बार अगर पोस्टपोन कर रहा है तो समझ जाओ नहीं खरीदने वाला है, तो बार बार उससे मिलकर मतलब नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे ऑफर्स रखो कि जितना जल्दी हो सके आप उस डील को क्लोज कर रहे हो। अगर सही कॉम्बिनेशन आप अपनाते हो कन्विंसिंग पावर की और वैल्यू दे रहे हो कस्टमर को, तो आप इमीडिएटली भी डील को क्लोज कर सकते हो। देन वी हैव पोस्ट सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बेच दिया तो काम खत्म नहीं होता है, आफ्टर सेल सर्विस दो, पूछो वो आपके उस प्रोडक्ट से खुश है या नहीं है, किसी तरीके की प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रहे हैं। ये सारे सवाल आपको बायर को पूछने हैं। इससे क्या होता है ना, सेल्स के बाद भी एक अच्छा रिलेशनशिप, जिसको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, जो सेलिंग के बाद भी आप एक रिलेशनशिप उनके साथ बनाकर रखते हो, जो ज़रूरी है। देन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद द बायर्स। अब बायर्स लाइक टू डू बिजनेस विद पीपल दे ट्रस्ट। हम किसके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं या चीज़ें खरीदना पसंद करेंगे? जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। भरोसा तब होता है जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, सेटिस्फैक्शन तब होता है जब एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट को उनका प्रोडक्ट मीट कर रहा है। Now here good sales people view their ability to establish trust with the buyer as a core sales skill. तो good sales people जो है ना वो basically they view the ability to establish trust with the buyer, यानी कि बायर के साथ हमको एक ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करना है, वो एक सबसे बड़ी सेल्स की स्किल होती है एक सेल्स पर्सन में। Therefore, the salesperson should clearly understand the needs and requirement of the buyer and offer them to help them maximize their satisfaction. जैसे मैंने कहा ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा when they are satisfied. Satisfied का मतलब when expectations are meeting the results. जब expectations are meeting the results, the customers are satisfied. अब इससे क्या होता है, बायर्स का एक भरोसा बनता है, कॉन्फिडेंस जो है वो बन जाता है सेल्स पर्सन पे और कंपनी के ऊपर भी, जिस कंपनी को सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है। Helping the buyer goes a long way in this regard, as does understanding what the buyer wants. और बायर की मदद करने से ही हमें समझ में आता है कि वो बायर एग्जैक्टली चाहता क्या है। देखो जो आप बेचना चाहते हो वो मत बेचो, वो बेचो जो बायर खरीदना चाहता है, तभी जाके he'll be satisfied, he'll be trusting you and you will be maintaining a long term relationship with your buyers or with your customers. हमारा जो लेक्चर है बच्चों वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 3 मार्केटिंग डिसीजंस पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।